हेलो फ्रेंड्स, जीएस वाणी में आपका स्वागत है। आरओ की क्लास में आज हम लेके आए हैं जीएस वर्ल्ड की थर्ड टेस्ट सीरीज। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है? इसका सही आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी। 1833 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया? इसका आंसर है डी, स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। मई 1924 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, प्रस्तावना को 13 सितंबर 1946 को स्वीकार किया गया। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर होगा, यहाँ आई थिंक मैंने सितंबर बोल दिया है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार बी कथन असत्य तथा अन्य तीनों सही है। बाकी सब सही है। ये वाला कथन असत्य है, ये सही है। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1946 में गठित संविधान सभा कब विघटित हुई? कब विघटित हुई? इसका आंसर है सी, अप्रैल 1952 में। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की पहली विधायिका का रूप दे दिया गया, अर्थात संविधान सभा अब संसद का भी कार्य करने लगी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे और जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्ष जीबी मावलंकर करते थे। संविधान सभा देश के पहले लोकसभा चुनाव तक अर्थात अप्रैल 1952 तक विधायिका के रूप में कार्य करती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है इसका, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सत्य है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। कहां से लिया गया है? इसका आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कौन सी अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है इसे, जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है।
फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 ईस्वी से प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व के आदर्श को लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के निर्माण का सही क्रम है, क्या सही क्रम है? इसका आंसर है सी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश 1953 में 14 राज्यों में शामिल था। गुजरात को 1960 में द्विभाषी राज्य मुंबई से पृथक कर भारत का 15वां राज्य बनाया गया। नागालैंड को 1963 में नागा पहाड़ियां एवं असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर भारत का 16वां राज्य बनाया गया। 1966 में पंजाब राज्य से भारत के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए, प्रावधान और अनुच्छेद। तो इसका सही कूट क्या होगा? सही कूट है इसका ए, 3 4 2 1। चलिए सुमेलित करते हैं। पाकिस्तान से भारत में प्रवर्जित अनुच्छेद 6 में नागरिक अधिकारों का नियमन, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 में है ये। भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 8 में है। नागरिक अधिकारों की निरंतरता, ये किस में है? अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 6 में संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों के नियमन का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के वैसे लोगों को नागरिक अधिकारों का प्रावधान है जो भारत के बाहर निवास करते हैं। अनुच्छेद 10 में उल्लेख है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीत से छीना नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है, कहां से लिया गया है? इसका आंसर है बी, अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अमेरिकी संविधान से लिए गए अन्य प्रावधान मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में सम्मिलित है, क्या है चौथी अनुसूची में सम्मिलित? इसका आंसर है डी, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। संविधान की अनुसूची 4 में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान है। विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान संविधान के 5वीं व 6ठी अनुसूची में है। विभिन्न संवैधानिक पदों के भत्तों एवं विशेषाधिकार का प्रावधान दूसरी अनुसूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है वे निम्नलिखित है। जैसे नंबर 1, केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। सेकंड नंबर है, नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16 में है। विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचार एवं निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी मूल अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? सही कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही कूट है सी, 1, 2 और 3 सही है। कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा।
भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आधार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका बी, अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1A। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1A के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित माना गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण, ये किस में है? अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 ये क्या? जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1B में क्या है? इसमें क्या है? शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया? कौन सा नहीं किया गया? इसका सही आंसर है सी, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्व की सूची में 4 तत्व और जोड़े गए। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, अनुच्छेद 39। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 39A। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, अनुच्छेद 43A। रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा कराने के लिए, अनुच्छेद 48A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया? इसका आंसर है ए, 8। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। इसका गठन कब किया गया? 1976 में, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल 1976 से 77 के दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? मूल अधिकार और अनुच्छेद। कौन सा सुमेलित है इसमें? सी, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार। ये किस में है? ये है अनुच्छेद 30 में। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। इसमें 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहां दिया गया अनुच्छेद 22। ये किस में है? अनुच्छेद 22 नहीं है, अनुच्छेद 32 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये किस में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यहां अनुच्छेद 20 दिया गया, ये 20 में नहीं है, ये है अनुच्छेद 21 में। किस में है? अनुच्छेद 21 में।
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये है अनुच्छेद 20। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। देश की रक्षा करें तथा राष्ट्र की सेवा करें, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीव की रक्षा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। उपर्युक्त में से कौन सा मूल कर्तव्य है? तो इसमें से मूल कर्तव्य कौन सा है? बी, पहला और दूसरा। देश की रक्षा करें तथा राष्ट्र की सेवा करें, ये मूल कर्तव्य है, और दूसरा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अनुच्छेद 51A 4, देश की रक्षा करें तथा आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48A में है। राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? किसमें है ये? अनुच्छेद 332 में। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व, जो अब नहीं है। अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीयों का लोक सेवा में प्रतिनिधित्व, जो अब नहीं है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों की पहचान एवं संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि वह किसी भी सदन की अर्हता रखता हो। कारण, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपर्युक्त के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है? कौन सा उत्तर सही है इसमें? देखते हैं। इसका सही आंसर है डी, ए असत्य परंतु आर सत्य है। आर सत्य है और ए असत्य है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्न अर्हताएं जरूरी है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, किसी लाभ के पद पर न हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 89 सब क्लॉज ए में। सब क्लॉज ए, 89 सब क्लॉज 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद का निपटारा होता है, कैसे होता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसे अनुच्छेद 71 सब क्लॉज 1 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। व्यक्ति का संसद सदस्य लोकसभा या राज्यसभा होना अनिवार्य है अथवा 6 माह के भीतर संसद का सदस्य होना होगा। इस प्रकार प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष लोकसभा सदस्य हेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 2 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद की बैठकों में अधिकतम कितने माह का अंतर होता है? कितने माह का अंतर होता है? 6 माह का। अनुच्छेद 85 सब क्लॉज 1 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पद पर मनोनीत किया गया। वह 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। कब से कब तक थी? 1947 से 1949 तक। पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल 1956 से 67 तक थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्रियों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है, क्या है उनका सही क्रम? देखिए यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है, तो देखते हैं उनका सही क्रम क्या है। सही आंसर है इसका बी, चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा। तो चलिए देखते हैं, चरण सिंह का कार्यकाल कब से कब तक था? 1989 से 80 तक। बीपी सिंह का कार्यकाल कब कब तक था? चरण सिंह का था 1979 से 80 तक। बीपी सिंह का था 1989 से 90 तक। चंद्रशेखर का कार्यकाल कब से कब तक था? इनका था 1990 से 91 तक। एचडी देवगौड़ा का कार्यकाल कब से कब तक था? 1996 से 1997 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? कौन देता है परामर्श? महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं? इसका आंसर है बी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया था। कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी को राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी, नेपाली एवं मणिपुरी को राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया। 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1993 में। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करता है। आयोग उन्हीं मामलों की जांच करता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से अधिक न हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना है इसमें, तो कौन सा कथन असत्य है? बी, यह 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, ये असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयुक्त की व्यवस्था है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन, भत्ते, दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना है यहाँ पे। असत्य कथन कौन सा है धन विधेयक के बारे में? तो इसका आंसर है सी, राज्यसभा कुछ संशोधन या सिफारिश कर सकती है। व्याख्या देखते हैं इसकी। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं। यह धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती, यह केवल सिफारिश कर सकती है। लोकसभा के लिए आवश्यक नहीं होता कि वह सिफारिश को स्वीकार ही करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज्यादा समय हो जाए। संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में ही आहूत की जा सकती है तथा धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें 238 सदस्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? 245। इनमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? किसे है? गुजरात व कर्नाटक को। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया हो तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो इसका आंसर है बी, उत्प्रेषण। सॉरी, गलती हो गई, तो 35 का जो व्याख्या थी वो 34 वाले क्वेश्चन की व्याख्या बता दी मैंने, तो फिर से रिपीट करती हूँ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, 34 क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या, गुजरात में कितनी सीटें हैं? 11, मध्य प्रदेश में 11, कर्नाटक में 11, आंध्र प्रदेश में 11, छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं राज्यसभा में, असम में 7, झारखंड में 6, केरल में 9। तो चलिए 35 की व्याख्या देखते हैं। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया हो तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है, मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? संसद की किसी भी सदन द्वारा। अनुच्छेद 61 सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लाएगा और खंड सब क्लॉज 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है? क्या कारण है इसके बृहद होने का? सी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का बृहद संविधान है। इसके बृहद होने का प्रमुख कारण यह है कि इसमें संघ एवं राज्यों से संबंधित सारे प्रावधान शामिल कर दिए गए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में राज्यों एवं संघ के अपने अपने अलग संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति निहित है? किसमें है? अनुच्छेद 226 में। उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने संबंधी शक्ति अनुच्छेद 226 में शामिल है। अनुच्छेद 320, इसमें क्या है? लोक सेवा आयोगों के कार्य। क्या है इसमें? लोक सेवा आयोगों के कार्य, आयोगों के कार्य। यहाँ पूरा नहीं लिख पा रही हूँ तो जो बोल रही हूँ आप उस पर फोकस करिए। अनुच्छेद 222, इसमें क्या है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 227, इसमें क्या है? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। यहाँ कूट दिया गया है इसका, तो इसका सही कूट क्या होगा? सही कूट है इसका बी, 2 4 1 3, 2 4 1 3। यहाँ ये मैंने गलत कर दिया है। अब चलिए इसको सही सुमेलित कर लेते हैं। अनुच्छेद 78, ये इसमें राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग। अनुच्छेद 75, इसमें क्या है? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 131, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संचित निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 266 में। भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है। भारत की संचित निधि, अनुच्छेद 266। भारत का लोक लेखा, अनुच्छेद 266। भारत का आकस्मिकता निधि, अनुच्छेद 267। भारत की संचित निधि ऐसी निधि है जिसमें से सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं। भारत सरकार की ओर से विधिक प्राधिकृत सभी भुगतान इसी निधि से किए जाते हैं। इस निधि से किसी भी धन को संसदीय विधि के लिए शिवाय विनियोजित नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल.एम. सिंघवी समिति संबंधित है, किससे संबंधित है ये? पंचायती राज विकास से। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगरीय शासन प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिकता प्रदान की गई? किसके द्वारा की गई है? 74वें संशोधन द्वारा। नगरीय शासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में नया भाग 9 सब क्लॉज का शामिल किया। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई सूची 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है यहां, तो इसका सही आंसर है बी, यह मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र भेज सकते हैं। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया, तथापि इस संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। वह 62 वर्ष की आयु पद पर रह सकता है। उसकी आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है। यहाँ न्यायाधीश दिया है, इसलिए ये गलत हो गया है। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। न्यायाधीश को पद संभालने से पूर्व उसे उस राज्य के राज्यपाल या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने शपथ लेना होता है। बाकी के सारे सही हैं, यही गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसको करती है? लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों सहित कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? 500। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के मंडल मामले में यह संख्या 30 की गई है एवं मिजोरम और नागालैंड के मामले क्रमशः 40 एवं 46 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352 के तहत। यदि भारत के अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 360 में क्या है? यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई। इसकी स्थापना सूचना कर अधिनियम
2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 वित्त आयोग, अनुच्छेद 380 एवं राजभाषा आयोग, अनुच्छेद 344 संवैधानिक निकाय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई इसकी स्थापना? 2009 में। एनआईए की स्थापना 2009 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। देश की केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। एनआईए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करता है। राज्य सरकारें एनआईए कानून में निर्दिष्ट अपराधों की जांच के लिए एनआईए का सहयोग प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कथनों में कौन सा सही है? कथनों में कौन सा सही है? इसका आंसर है ए, यह एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 1993 में किया गया। आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा उनकी उम्र 70 वर्ष हो, जो भी पहले हो का होता है। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का आरंभ हुआ था? किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। तो इसका सही कूट क्या है? सही कूट है इसका सी, ए सही है किंतु आर गलत। ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 सब क्लॉज 1 एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 280 सब क्लॉज 3 ई के तहत संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की पंचायतों को संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय करेगा। इस प्रकार कथन ए सही है परंतु कथन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारिया आयोग गठित हुआ था निम्न में से किसकी समीक्षा करने के लिए? किसकी समीक्षा करने के लिए हुआ था? संघ व राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। बी शिवरामन तथा एस.आर. सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। आयोग ने नवंबर 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राक्कलन समिति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? बी, जॉन मथाई की सिफारिश पर 1921 में गठित की गई। स्वतंत्रता पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। ये 30 सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं। इस सभा में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त किया होता है और वह निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरजातीय परिषद की व्यवस्था है? किसमें है? अनुच्छेद 263 में। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत नियमित अंतरजातीय परिषद की स्थापना के लिए सशक्त सुझाव दिए गए हैं। 1983 में गठित सरकारी आयोग की सिफारिश पर बीपी सिंह की नेतृत्व वाली सरकार ने 1990 में अंतरजातीय परिषद का गठन किया। अनुच्छेद 262 अंतरजातीय नदियों के जल संबंधी विवादों का निर्णय। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका गठन
उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियां व कार्य के अलावा इसके संगठन तथा सदस्यों की नियुक्तियां व बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? किसके तहत किया गया? 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। सॉरी, मूल संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान नहीं था। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 से 55 की सिफारिश पर 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350 ख जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 350 ख के अनुसार 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई। इस अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त का पद नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की शक्तियां एवं प्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस में वर्णित है? अनुच्छेद 243 जी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया खंड भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं। यह अनुच्छेद 243 जी में सम्मिलित है। अनुच्छेद 243 डी, इसमें क्या है? पंचायतों में सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 एच, इसमें क्या है? पंचायतों के करारोपण की शक्ति। अनुच्छेद 243 के, इसमें क्या है? इसमें है पंचायतों के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2003 में नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? मिजोरम। 2013 में 3 स्तर पूर्वी राज्यों मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा में अलग अलग न्यायालयों का गठन किया गया। मिजोरम में उच्च न्यायालय नहीं है। यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइजोल में एक खंडपीठ स्थापित है। नवीनतम स्थापित उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह इस क्षमता में वह थल सेना, जल सेना व वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध तथा इसकी समाप्ति की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन पूछा है, तो कौन सा असत्य है इसमें? चलिए देखते हैं। इसका आंसर है सी, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। ये असत्य है, बाकी सारे सही हैं। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, न कि प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। शेष तीनों कथन सत्य हैं। राष्ट्रपति ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के अतिरिक्त संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 365 के अनुसार। संविधान का अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में या प्रभावी बनाने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकते हैं। अमुक राज्य ने संविधान की मंशा या दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया है, इसका अभिप्राय है कि ऐसी दशा में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियां किस अनुच्छेद में निहित हैं? किस में निहित हैं? अनुच्छेद 163 में। संविधान का अनुच्छेद 163 कहता है कि अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली परिषद से
मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। अनुच्छेद 164 राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर चुनना है, अनुच्छेद और उसके प्रावधान है। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही कूट है सी 3 4 2 1। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति और अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? लोकसभा के 3/4 सदस्यों का, 3/4 सदस्यों का। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिपरिषद के अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? किस भाषा को दिया गया है? संस्कृत को। 2004 में भारत सरकार ने एक नई भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषाएं को बनाने का फैसला किया। अब तक 2021 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा मिल चुका है। किस किस को मिल चुका है? तो तमिल को कब मिला है? ये 2004 में। कब मिला है? 2004 में। संस्कृत को कब मिला है? 2005 में। संस्कृत तेलुगु व कन्नड़ को कब मिला है? तेलुगु कन्नड़ को कब मिला है? तेलुगु व कन्नड़ को कब मिला है? 2008 में। 2008 में। मलयालम को कब मिला है? 2013 में। ओडिया को कब मिला है? ओडिया भाषा होती है ना, ओडिया, इसको कब मिला है? 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के संबंध में उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है यह कथन? तो ये कथन है केसी हुइयर के से संबंध। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपर्युक्त कथन केसी हुइयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? कौन रहता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका कौन सा सही है? देखते हैं इस कथन का कौन सा सही है। डी, ना तो 1 और ना ही 2। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आगे से अधिक बड़ी हो सकती है, ये भी गलत है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, ये भी गलत है। अनुच्छेद 171 सब क्लॉज 1 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन विधान परिषद करती है, अतः उपर्युक्त दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में लोक में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये दिवस 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? किसमें सन्निहित हैं? संसद में।
संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां संसद को सौंपी गई हैं, जबकि संघीय व्यवस्था में विधायी शक्तियां प्राय राज्यों को प्रदान की जाती हैं, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्ति राज्यों को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन है, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण, जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ है। इसका सही कूट क्या होगा? सही कूट है इसका ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? स्वयं किसी व्यापक लोकहित के विषय में यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है तो, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है तब। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही कथन क्या होगा? इसका बी, केवल 2। तो यहाँ है, राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है भारत का उच्चतम न्यायालय। कब देता है? स्वयं किसी व्यापक लोकहित के विषय में। ये सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद की कार्यवाही में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शून्यकाल का उपबंध सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया है? किस देश में अपनाया गया है? भारत में। प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। इस तरह यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। इसकी अवधि 1 घंटे की होती है। संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है तथा यह 1962 से जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या है? कितनी है लोकसभा की सीटों की संख्या? 5। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटों की संख्या 5 व 1 है। सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एनसीआर है। यहां से 7 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। राज्य और लोकसभा सीटों की संख्या। तो चलिए देखते हैं इसका सही कूट क्या है। सही कूट है इसका ए, 3 4 2 1। चलिए सुमेलित करते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 लोकसभा सीटों की संख्या है। आंध्र प्रदेश में है 25 लोकसभा सीटों की संख्या। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 28 और गुजरात में कितनी है? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में निम्न में से किसके प्रति अभियोग लगाने का प्रावधान नहीं है? किसके प्रति नहीं है? चुनाव आयुक्त के प्रति। भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त व भारत के मुख्य न्यायाधीश को पदावधि से पूर्व हटाने के संसद में अभियोग चलाना या निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संकल्प पारित करना आवश्यक है। निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 233 में। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। उसे सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 234 में क्या है? न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 235 में क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। इसका आंसर है सी। ये किस में वर्णित है? अनुच्छेद 252 के तहत संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजे। यह कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। इस तरह के कानून का संशोधन या इस पर पुनर्विचार संसद ही कर सकती है, ना कि संबंधित राज्य।
अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया। देश में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। प्रधानमंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमवार इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इसका डी। उपर्युक्त कथनों में सही कथन है, तो सही कथन क्या है इसका? डी, पहला, दूसरा और चौथा। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा गलत है। क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय हैं, न कि संवैधानिक। इसके गठन का आधार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। इस अधिनियम के द्वारा देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी एवं दक्षिणी किया गया है तथा प्रत्येक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। केंद्र सरकार का गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, न कि प्रधानमंत्री। इस प्रकार तीसरा कथन गलत है, बाकी अन्य 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद की सीमा को निश्चित किया गया है? किसके द्वारा निश्चित किया गया है? 91 संविधान संशोधन के द्वारा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इस उपबंध का समावेश 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किया गया है। इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में टीबी मामलों में वर्ष 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 19% की। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 वर्ष 2021 में भारत में तपेदिक जारी की है। वर्ष 2021 में भारत में तपेदिक टीबी के मामलों में पिछले वर्ष 2020 की तुलना में 19% की वृद्धि हुई। टीबी है क्षय रोग बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, जो फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। टीबी एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी, छींकने या थूकने के दौरान हवा के माध्यम से या फिर संक्रमित सतह को छूने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? किसे चुना गया है? मीराबाई चानू को। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर इतिहास बनाने वाली भारतीय वेट लिफ्टर साई खोम मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया है। मीराबाई ने 2021 में तब इतिहास रच दिया था जब वह टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली वेट लिफ्टर बनी थी। वेट लिफ्टर। इस बार का बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड क्रिकेटर शेफाली वर्मा को दिया गया है। वर्ष 2019 में वे अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी थी। वर्ष 2000 सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी और वेट लिफ्टर होने का गौरव हासिल करने वाली कर्णम मल्लेश्वरी को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु BLR हवाई अड्डा ने अपने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, स्मार्ट नवाचारों और अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में से 2 प्रमुख पुरस्कार जीते हैं। VLR हवाई अड्डे को सामान्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है तथा साथ ही एविएशन इनोवेशन का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। एविएशन इनोवेशन का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित में से एक है और यह ग्राहक सेवा सुविधाओं और नवाचारों के मूल्यांकन के बाद दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता भारत देश ने की। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान एक चार्टर को स्वीकार किया गया और 7 स्तंभों में से सुरक्षा के स्तंभ की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? बी, केवल 2 सही है और पहला गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वें बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हुए, जिसकी मेजबानी वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका ने की, जो इस समय बिम्स्टेक का अध्यक्ष है। इसकी मेजबानी किसने की थी? श्रीलंका ने की, भारत ने नहीं। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान एक चार्टर को स्वीकार किया गया और 7 स्तंभों में से सुरक्षा के स्तंभ की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई। यह साल बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष है और इसे मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इस समूह के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि और अहम व सकारात्मक बदलाव है। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके 7 सदस्यों में 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है? 4। इसका आंसर है ए। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। इनमें भारत का कार्यकाल 4 साल 2023 से 27 तक होगा। यह एक निकाय निम्न है: सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान एवं सांस्कृतिक अधिकारों की समिति, प्रीति सरन आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन हेतु फिर से चुनी गई। दिसंबर 2018 में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रीति सरन को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति पर एशिया प्रशांत सीट के लिए निर्विरोध चुना गया था। प्रीति सरन का पहला 4 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2019 को शुरू हुआ था। वे अगस्त 1982 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कितने पदक जीते? 17। 30 सदस्यीय भारतीय दल ने 19 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 तक मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में भाग लिया, जिसमें भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल है। रवि कुमार दहिया पुरुषों की 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता हैं, जिन्होंने तकनीकी श्रेष्ठता पर कजाकिस्तान के रखत कालजान को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। किसको समर्पित है ये रेडियो स्टेशन? पशुपालकों को समर्पित है। पशुपालकों को समर्पित है। दूधवाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है इसका आयोजन? मुंबई में किया गया है। 14 से 15 मई को पहला अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया। मुंबई में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, बम्बई पोर्ट अथॉरिटी और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा किया गया। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुषी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस सम्मेलन के कैप्टन क्रूजो के नाम से लोगों और शुभंकर का आवरण किया है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत के क्रूज पर्यटन क्षेत्र में प्रचुर व्यावसायिक अवसरों का प्रदर्शन किया गया। इसका उद्देश्य भारत में क्रूज पर्यटन
क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज 2017 में मुंबई बंदरगाह पर रुका था। तब से भारत में क्रूज पर्यटन कई गुना बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? किसने की है ये? ऑस्ट्रेलिया ने की है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की। यह एजेंसी सरकार, उद्योग, सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों का अंतरिक्ष विशिष्ट प्राथमिकताओं को विकसित करने एवं उनकी वकालत करने में ऑस्ट्रेलिया की सहायता करेगी। यह एजेंसी अंतरिक्ष क्षेत्र में विशेषता, रणनीतिक अंतरिक्ष योजना बनाने में सहायता एवं अंतरिक्ष नीति के परिशोधन के संबंध में किसी भी विकास का हिस्सा बनने में सक्षम होने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? किसने जीता है? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से हराकर, कितने रन से हराकर? 71 रन से। किसको? इंग्लैंड को हराया है। ऑस्ट्रेलिया ने 71 रन से हराया है किसको? इंग्लैंड को। 7वीं बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता। कौन सी बार जीता है? 7वीं बार। 7वीं बार जीता है ये। यह 7वां मौका है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 50 ओवरों के क्रिकेट में विश्व कप अपने नाम किया है। नेक्स्ट, अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर एलिशा हीली की 170 रन की धांसू पारी, राचेल हेंस 68 और वेथ मूनी 62 के उपयोगी योगदान से 5 विकेट पर 356 रन का विशाल स्कोर किया। इसके जवाब में पिछला चैंपियन इंग्लैंड नेट साइवर के नाबाद 148 रन की आकर्षक पारी के बावजूद 43.4 ओवर में 285 रन ही बना पाया। एलिशा हीली को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में प्रतिष्ठित प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया अपने बाजार में चमड़े, कपड़ा, खेल उत्पादों और आभूषणों जैसे 95% से अधिक भारतीय सामानों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। यह नया हस्ताक्षरित समझौता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 सालों में $27 बिलियन से 45 से $50 बिलियन तक ले जाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ समाप्त हुआ? कहाँ समाप्त हुआ? बकलोह, हिमाचल प्रदेश। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन एवं समापन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों की टुकड़ियों ने संघर्ष के पूरे स्पेक्ट्रम में मौजूदा और आकस्मिक खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी विशेषज्ञता, तकनीकों और युद्ध कौशल की बेहतरीन कार्यप्रणालियों को साझा किया। अभ्यास के दौरान कॉम्बैट शूटिंग, स्निपिंग, पहाड़ों में जीवित बचने, बंधक होने पर बचाव और निहत्थे युद्ध का व्यापक अभ्यास किया। भारत और किर्गिस्तान के बीच एक अन्य सैन्य अभ्यास खंजन आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? किसे की गई है? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया। प्रोफेसर रामदरस मिश्र का जन्म 15 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश में जिला गोरखपुर के डुमरी गांव में हुआ।
वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान पुरस्कार के तहत पिछले 10 वर्षों में किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक रचना को सम्मानित किया जाता है। के बिरला फाउंडेशन की ओर से साहित्य में 3 बड़े सम्मान सरस्वती सम्मान हिंदी व संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं के लिए, व्यास सम्मान हिंदी के लिए और बिहारी पुरस्कार राजस्थान के हिंदी राजधानी लेखकों के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीलम शर्मा को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 1999 में हुई। इस पुरस्कार की घोषणा मीडिया फाउंडेशन ने की। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर है बी, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा सही नहीं है। तीसरा इसका विचार जो दिया गया है, ये कथन वो सही है। हाल ही में मुंबई की पत्रकार आरिफा जौहरी को प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 पुरस्कार के लिए चुना गया है। आरिफा जौहरी मुंबई महाराष्ट्र में स्क्रॉल इन के लिए काम करती हैं। वर्ष 2020 में नीतू सिंह को यह अवार्ड मिला था। वर्ष 1990 में स्थापित चमेली देवी जैन पुरस्कार भारत में उन महिला मीडिया कर्मियों के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में वार्षिक प्रतिष्ठित मान्यता है जिन्होंने सामाजिक विकास, राजनीतिक समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य, युद्ध और उपभोक्ता मूल्यों जैसे विषयों पर रिपोर्ट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? किसकी बनी है? ये अमेरिका की। हाल ही में अमेरिकी संसद की सीनेट ने जस्टिस केतांजी ब्राउन जैक्सन को देश के उच्चतम न्यायालय के जज नियुक्त करने पर मुहर लगा दी है। वह अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला न्यायाधीश बन गई हैं। इसके अलावा जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली छठी महिला भी हैं। जैक्सन हाल में सेवानिवृत्त हो रहे न्यायाधीश स्टीफेन ब्रेयर का स्थान लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर में एक मिसाइल प्रणाली सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट एसएफडीआर बूस्टर का सफल परीक्षण किया है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक मिसाइल प्रणोदन तकनीक है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ सही नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है डी, ना तो 1 ना ही 2। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज आरटीआई में एक मिसाइल प्रणाली सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया है। एसएफडीआर भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक मिसाइल प्रणोदन तकनीक है। एसएफडीआर तकनीक एक मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है जो रैमजेट इंजन सिद्धांत की अवधारणा पर आधारित है। रैमजेट इंजन एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का ही एक रूप है जो वाहन की अग्रगति का उपयोग कर आने वाली हवा को बिना घूर्णन संपीड़क के दहन के लिए संपीड़ित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन का क्या नाम है? क्या नाम है इसका? एक्सियोम मिशन 1। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन आईएसएस के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सियोम मिशन 1 लॉन्च किया गया है। नासा ने वर्ष 2020 में स्पेस स्टेशन के लिए एक नए कॉमर्शियल विंग को डिजाइन और विकसित करने के लिए एक्सियोम को चुना था। यह ह्यूस्टन स्थित एक्सियोम स्पेस द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक मिशन है। इसे नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। मिशन में स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट और फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया गया है। इस मिशन में 4 व्यक्तियों के समूह को लॉन्च किया गया। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइकल लोपेज एलेग्रिया इस मिशन की कमान संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ है? किस राज्य में हुआ है? ये तमिलनाडु में।
तमिलनाडु के मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ है। उत्सव की शुरुआत मीनाक्षी अम्मन मंदिर में अपने पारंपरिक झंडा फहराने के साथ हुई। प्रत्येक वर्ष करीब 12 दिनों तक धूमधाम से मनाए जाने वाले इस उत्सव में लाखों की संख्या में पर्यटक शामिल होते हैं। चिथिरई उत्सव मीनाक्षी कल्याणम या मीनाक्षी थिरु कल्याणम के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिल महीने चिथिरई के दौरान मनाया जाता है। यह उत्सव देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की दिव्य शादी का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए भारत के साथ $2 मिलियन अमेरिकी के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं ये? इसका आंसर है डी, नागालैंड। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में भारत सरकार के साथ नागालैंड से जुड़े एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार एशियाई विकास बैंक नागालैंड में जलवायु अनुकूल शहरी बुनियादी ढांचे को डिजाइन करने, संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और नगरपालिका संसाधन जुटाने में सुधार के लिए $2 मिलियन अमेरिकी का ऋण प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? आंसर है डी, 12.3%। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 साल में 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में तेजी से कमी आई है। यह जानकारी विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च के वर्किंग पेपर में दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 में अत्यंत गरीबी 2.5% थी, जो साल 2019 में 10.2% हो गई है। 2011 से 2015 के दौरान ग्रामीण गरीबी 26.3% से घटकर 21.9% पर आ गई। इस तरह इसमें 4.4% की गिरावट आई है। शहरी गरीबी की बात करें तो यह साल 2011 में 14.2% पर थी, जो 2015 में 12.9% रह गई। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। युवाओं को प्रशिक्षण के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र विदेशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देगा। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच एक समझौता हुआ है। इस केंद्र में मोबिलाइजेशन, परामर्श, कौशल प्रशिक्षण, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, रोजगार और आव्रजन तथा रोजगार के बाद समर्थन जैसी सेवाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया। इस मेले का आयोजन कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका सही आंसर होगा, सही कूट क्या होगा? उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इस सही क्या है? इसमें केवल 2, पहला गलत है। इसमें कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा और भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO द्वारा संयुक्त रूप से 26 से 30 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तथा अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन हुआ। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला का यह 36वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है ये? 36वां संस्करण है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण संसद के एक अधिनियम तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्थापित एक प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? यूक्रेन को। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन F कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जेलेंस्की उन 5 लोगों में शामिल हैं जिनका नाम जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है।
यह पुरस्कार जेलेंस्की को मिलने के पीछे की वजह उनका अपना देश के प्रति समर्पण बताया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेनी लोगों की रक्षा के लिए उनकी वीरता के लिए नामित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम कनाडा की 1957 की पुलित्जर पुरस्कार विजेता पुस्तक प्रोफाइल्स इन करेज के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहली एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस देश ने किया है ये? इजराइल ने किया है। इजराइल ने दुनिया की पहली एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आयरन बीम को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। इसकी रेंज 7 किलोमीटर तक है। यह दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो आने वाले यूएवी, रॉकेट, मोर्टार, लंबी दूरी की मिसाइलों, टैंक रोधी मिसाइलों आदि को मार गिराने के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन ने किन दो भारतीय को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है? किसको चुना है? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को विजडन ने वर्ष 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर चुनाई 5 खिलाड़ियों में चुने गए 5 खिलाड़ियों में जगह दी। इसके अलावा न्यूजीलैंड के डेवन कॉनबे, इंग्लैंड की तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर डेनवॉक नीकर्क के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इंग्लैंड के जो रूट को साल का लीडिंग क्रिकेट चुना गया, जबकि दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम की बल्लेबाज लिजेज ली को लीडिंग महिला क्रिकेटर चुना गया। पाकिस्तान की विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को वर्ष T20 क्रिकेटर चुना गया। ये सभी खिताब भारत में कमाल का प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जौनसारी पतरी शहरिया तथा गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। थारू, टोंडा, महाली तथा थाड़ो जनजातियां हिमाचल प्रदेश तथा हिमालय के तराई प्रदेश में निवास करती हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? केवल 2। पहला सही है और दूसरा गलत है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती तथा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में निवास करती है। इसके अलावा जौनसारी, गोंड, खरवार, बुक्सा, शहरिया तथा पतरी उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां हैं। थाड़ो मणिपुर, टोडा तमिलनाडु तथा महाली ओडिशा में बहुतायत में पाई जाती हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश है, ये ओडिशा की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? मथुरा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में राजस्थान, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर तथा गाजियाबाद जिले शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कजरी लोकगीत के अखाड़े हैं? कौन से हैं? इसका आंसर है, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी हैं। पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, अक्खड़ अखाड़ा, ये सभी कजरी लोकगीत की उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान कल्याण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसानों के आर्थिक विकास हेतु इस मिशन को लखनऊ के सरोजनी नगर प्रखंड के ग्राम दादूपुर से शुरू किया गया है। इस मिशन के प्रारंभ होने की तिथि 6 जनवरी 2021 थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन असत्य हैं? तो इसका आंसर है डी, ना तो 1 और ना ही 2। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के आर्थिक विकास हेतु 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजनी नगर प्रखंड के ग्राम दादूपुर से किसान कल्याण मिशन को प्रारंभ किया। इस मिशन के अंतर्गत कृषि एवं कृषि गतिविधियों के जरिए किसानों की आय को दुगना किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? असत्य देखना यहाँ पे, तो इसका आंसर है ए, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, यहाँ दिया गया है लखीमपुर। रॉयल स्वीडिश सरकार की सहायता से भारत सरकार द्वारा स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की स्थापना वर्ष 1964 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में की गई थी। सहारनपुर जिले में की गई थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में की गई थी। 1978 में इसका विलय रुड़की विश्वविद्यालय में कर लिया गया। तो ये असत्य कौन सा है? लखीमपुर खीरी असत्य है, बाकी सारे
सत्य है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, लेदर इंस्टीट्यूट आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन कब किया गया? कब किया गया इसका गठन? अप्रैल 2005 में किया गया। प्रदेश में औद्योगिक विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित निर्णय लेने में शीघ्रता लाने के लिए 25 अप्रैल 2005 को 22 सदस्यीय राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है, तो इसमें कौन सा नहीं है? ए, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान सहारनपुर दिया गया है, यहाँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। कहाँ है ये? सहारनपुर नहीं है, वाराणसी में है ये। जबकि सहारनपुर में सेंट्रल पल्प और पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट व स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी अवस्थित है। बाकी सारे सही हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी ये कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान करता है? कौन करता है? डी, उपर्युक्त सभी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विशेष महत्व था। इस नृत्य का उन्नायक ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय तथा भातखंडे संगीत संस्थान द्वारा इस नृत्य में स्नातक की डिग्री प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम गो अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? ये मिर्जापुर में स्थापित किया गया है। 19 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिर्जापुर के हलिया ब्लॉक में राज्य का प्रथम गो अभयारण्य स्थापित किया गया है। निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बदला विवाह का प्रचलन पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ये थारू जनजाति में। थारू किरात वंशी जनजाति है। थारू किरात वंशी जनजाति है। कौन सी जनजाति है ये? किरात वंशी जनजाति है। यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। थारू अपनी बहनों का आदान प्रदान करते हैं जिसे बदला विवाह कहा जाता है। दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाने को पक्की पौड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय कारागार है। कौन सा है? केंद्रीय कारागार आगरा। भारत में पहली बार केंद्रीय कारागार की स्थापना उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सन 1884 में की गई थी। अतः सॉरी 84 नहीं है, यहाँ गलत कर दिया है मैंने, सन 1844 होगा, 1844। अतः आगरा केंद्रीय कारागार प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय कारागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतवा तथा यमुना नदी का संगम निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर होता है? कहाँ होता है ये? हमीरपुर में होता है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर भोपाल, ग्वालियर, ललितपुर, झांसी और जालौन से होती हुई हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित हैं? इसका सही कूट होगा बी, केवल 2 और 3 सही सुमेलित हैं। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज ये सही है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी ये सही है। बाकी के गलत हैं। पशु जैविक औषधि संस्थान ये बरेली दिया गया है, ये गलत है। ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। पशु जैविक औषधिक संस्थान ये लखनऊ में है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये वाराणसी में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट यहाँ कानपुर दिया गया है, कानपुर नहीं है। ये कहाँ है? अमेठी, अमेठी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा के तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई? कब हुई इसकी स्थापना? 1982 में हुई। तेल शोधक कारखाना मथुरा की स्थापना 1982 में की गई थी। यद्यपि इसका शिलान्यास वर्ष 1972 में इंदिरा गांधी द्वारा, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। इस कारखाने को कच्चे तेल की सप्लाई सलाया मथुरा पाइपलाइन से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 के तहत प्रदेश में 2 प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? तो इसका असत्य कौन सा है? केवल दूसरा।
पहला सही है। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में प्रारंभ हुआ। नगरीय स्वायत्त शासन को संवैधानिक दर्जा 1993 में प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 के तहत प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकाय यथा नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत का प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। जिला और मुख्यालय, तो इसका सही कूट क्या है? इसका सही कूट है बी 4321, 4321। चलिए सुमेलित करते हैं। जालौन, उरई, कुशीनगर, पडरौना, कानपुर देहात, अकबरपुर मोती, अंबेडकर नगर, अकबरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त प्रारंभ वरासत योजना का संबंध किससे है? गांव में उपजे भूमि विवाद के निस्तारण से। किससे है? इसका आंसर है ए, गांव में उपजे भूमि विवाद के निस्तारण से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गांव में उत्तराधिकार को लेकर उपजे भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए वरासत योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत तहसील एवं जिला स्तर पर भूमि के विवादों का समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ सुमेलित पूछा गया है, तो कौन सा सुमेलित है? यहाँ डी, इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कल्याणपुर, ये सही है। बाकी गलत है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ है? ये यहाँ पे लखनऊ दिया गया है, ये गलत है। ये है प्रयागराज। कहाँ है ये? प्रयागराज में। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, ये यहाँ कानपुर दिया गया है, ये गलत है। ये कहाँ है? ये है हापुड़ में, हापुड़। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ रायबरेली दिया गया है, और जबकि ये कहाँ है? ये गलत है रायबरेली, ये है आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हुए क्रांतिकारी घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1925 में कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी के ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है इसका? सी, 1 और 2 दोनों गलत हैं। ये वर्ष 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। वर्ष 1928 में इसका सम्मेलन दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हुआ, जहां इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। 9 अगस्त 1925 को HRA के सदस्यों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। 9 नवंबर 2000 को नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड का विभाजन कब हुआ था? इसका आंसर है बी, 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जनपदों को अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो स्किप कर देती हूँ। ये रीजनिंग के हैं सारे क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है। किससे की गई है? तो इसका सही आंसर है सी, मूल अधिकारों, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार दिलाना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार है। क्या है सूचना का अधिकार? ए तथा बी दोनों इसका आंसर होगा। एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज का भाषण अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार माना है। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ विवाद में न्यायमूर्ति वेंकट चेल्लैया ने
स्वीकार किया था कि विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्राप्ति का अधिकार शामिल है। हालांकि भारतीय संविधान में सूचना के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, अतः सूचना का अधिकार मूल अधिकार एवं विधिक अधिकार दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? कौन नहीं हुआ? इसका आंसर है डी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1969 से 79 से 24 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। कब से? 1979 से 80 तक। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अन्य तीनों प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह और चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर कौन है? ए, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। तो विकल्प ए में प्रस्तुत कथन सही है, अन्य प्रश्नगत कथन सही है। सही, पहला सही नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। कब बढ़ाई जा सकती है? किसके द्वारा? संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 172 सब क्लॉज 1 के परंतु के अनुसार आपात उद्घोषणा प्रवर्तन की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में न रह जाने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। आज की हमारी जीएस वर्ल्ड की ये टेस्ट सीरीज यहीं खत्म होती है। ये 3rd टेस्ट सीरीज थी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।